रक्त यानी ब्लड। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस एक लाल तरल पदार्थ की तस्वीर आती है। लेकिन ये सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, ये एक जिंदा जागता कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सोचिए, ये हमारे शरीर की लाइफलाइन है, एक ऐसा सिस्टम जो हर पल हमें जिंदा रखता है। तो चलिए इस फ्लूइड टिश्यू की शानदार आर्किटेक्चर को करीब से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, ब्लड हमारे शरीर का अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। ये हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स लेता है और ग्लैंड्स से हार्मोन्स लेकर शरीर की अरबों सेल्स तक पहुंचाता है। ये एक तरह की नॉन स्टॉप सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस है। लेकिन बात सिर्फ डिलीवरी तक ही सीमित नहीं है। ब्लड हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम की रीढ़ भी है। इसमें मौजूद सेल्स एक हाई अलर्ट सेना की तरह काम करती हैं, जो लगातार गश्त करती रहती हैं और बैक्टीरिया, वायरस जैसे दुश्मनों से हमें बचाती हैं। और आखिर में एक ऐसी बात जो इसे और भी खास बनाती है, ब्लड एक जेनेटिकली गार्डेड ऑर्गन है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर इंसान का ब्लड जेनेटिक लेवल पर यूनिक होता है और इसी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है, जिसके लिए एकदम सटीक मैचिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आइए अब इसकी बनावट को तोड़कर देखते हैं। जब हम ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेजी से घुमाते हैं तो ये अपनी डेंसिटी यानी घनत्व के हिसाब से अलग अलग लेयर्स में बढ़ जाता है। ऊपर का जो हल्का पीला सा लिक्विड है वो है प्लाज्मा, जो करीब 55% होता है, और नीचे का जो 45% भारी हिस्सा है वो है हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं यानी एरिथ्रोसाइट्स सबसे ज्यादा होती हैं। सन 1628 में विलियम हार्वे ने यह साबित किया कि हमारा ब्लड शरीर में क्लोज्ड लूप सिस्टम में बहता है। इस पूरे सिस्टम को एक नदी की तरह सोचिए, लेकिन ये नदी ग्रेविटी से नहीं बल्कि हमारे दिल से पैदा होने वाले एक लगातार प्रेशर से बहती है। एक हेल्दी अडल्ट में ये प्रेशर नॉर्मली 120/80 मिलीमीटर मर्करी के आसपास होता है। इसे हम एक मशीन से मापते हैं जिसे स्फिग्मोमैग्नेटोमीटर कहते हैं, वही जिसे हम बीपी मशीन भी कहते हैं। हमारे शरीर में मौजूद करीब 5 से 6 लीटर ब्लड इसी प्रेशर पर लगातार घूमता रहता है। अब वापस आते हैं ब्लड के उस 55% हिस्से यानी प्लाज्मा पर। ये 90 से 92% तो पानी ही है, लेकिन ये एक अजीब सी केमिकल दुविधा में जीता है। इसे हमारी नसों के अंदर तो हर हाल में बहते रहना है, कभी जमना नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई चोट लगे इसे फौरन जमना भी है। तो एक कमाल का बैलेंस बनता कैसे है? जवाब 2 प्रोटीन्स में छिपा है। पहला है हेपरिन, एक पावरफुल एंटीकोएगुलेंट जो ब्लड को अंदर जमने से रोकता है, और दूसरा है फाइब्रिनोजेन, जो चोट लगने पर फाइब्रिन में बदल जाता है और थक्का बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक बहने देता है, दूसरा बहने से रोकता है, लेकिन सिर्फ जरूरत पड़ने पर। चलिए अब उस 45% सेल्यूलर हिस्से की तरफ चलते हैं। यहां चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। इन सेल्स का पूरा काम और उनकी संख्या एक बहुत ही सख्त मैथमेटिकल रेशियो से तय होती है, और ये रेशियो हमें बताता है कि हमारे शरीर की प्राथमिकताएं क्या हैं। और ये रेशियो सच में दिमाग घुमा देता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, हर एक व्हाइट ब्लड सेल के मुकाबले हमारे पास लगभग 40 प्लेटलेट्स और पूरे 600 रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये 1:40:600 का रेशियो साफ साफ चीख कर कहता है कि शरीर के लिए सबसे जरूरी काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है। एक रेड ब्लड सेल की जिंदगी भी बड़ी अनोखी होती है। ये बोन मैरो में पैदा होती है। मैच्योर होते होते ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन भरने के लिए अपने न्यूक्लियस को ही बाहर निकाल देती है। बिना न्यूक्लियस के इसकी उम्र बस 20 से 120 दिन की होती है, और आखिर में हमारी स्प्लीन यानी प्लीहा, जो ब्लड बैंक और कब्रिस्तान दोनों का काम करती है, इसे रिसाइकिल कर देती है। और जानते हैं, हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। वो माहौल के हिसाब से रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन एडजस्ट करता है। जैसे जब हम सो रहे होते हैं तो इनकी संख्या 5% तक कम हो जाती है, लेकिन अगर हम 4200 मीटर जैसी ऊंचाई पर जाएं, जहां ऑक्सीजन कम होती है, तो शरीर इस कमी को पूरा करने के लिए इनका प्रोडक्शन 30% तक बढ़ा देता है। तो हमने 600 रेड ब्लड सेल्स की बात कर ली। अब उस 1:600 रेशियो की बाकी 2 सेल्स पर आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये हमारे बॉडीगार्ड्स और रिपेयर टीम हैं। लेकिन कुछ वायरस इतने शातिर होते हैं कि वो खास तौर पर इन्हीं को अपना निशाना बनाते हैं। जिस स्लाइड दिखाती है कि ये दुश्मन कितने सटीक हमलावर हैं। एचआईवी वायरस T4 लिम्फोसाइट्स पर हमला करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के कमांडर हैं। कमांडर खत्म तो पूरी इम्यून सेना बेकार।
वहीं दूसरी तरफ डेंगू वायरस प्लेटलेट्स को निशाना बनाता है, जिससे शरीर की खुद को ठीक करने यानी क्लॉटिंग की क्षमता ही खत्म हो जाती है। तो ये प्लेटलेट्स काम कैसे करते हैं? जैसे ही कोई ब्लड वेसल कटती है, ये फौरन वहां पहुंच जाते हैं। वहां ये फाइब्रिन, विटामिन के और कैल्शियम के साथ मिलकर एक जाल बनाते हैं, और ये जाल सिर्फ 2 से 8 मिनट के अंदर उस घाव को सील कर देता है और खून बहना बंद हो जाता है। अब जब हमने ब्लड की अंदरूनी मशीनरी को समझ लिया है, तो हम उस सवाल पर वापस आ सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतना नाजुक क्यों होता है। इसका सारा खेल जेनेटिक्स और एक चीज पर टिका है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ज्योमेट्री। ब्लड कंपैटिबिलिटी का आधार है एंटीजन। ये रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद खास तरह के ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर शरीर किसी एंटीजन को बाहरी या पराया मान ले, तो फौरन उस पर एक जबरदस्त इम्यून अटैक कर देता है। इसी सिद्धांत के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। टाइप ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी रेड ब्लड सेल्स की सतह पर कोई ए या बी एंटीजन होता ही नहीं। इसकी सतह एकदम स्मूथ होती है, जिससे किसी भी मरीज का इम्यून सिस्टम इसे पहचान ही नहीं पाता और दुश्मन नहीं समझता। इसलिए ये किसी को भी दिया जा सकता है। और इसका ठीक उल्टा है टाइप ए बी पॉजिटिव, यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसकी सेल्स पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, इसलिए इसके प्लाज्मा में किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप पर हमला करने वाली एंटीबॉडीज होती ही नहीं है। ये सबसे खून ले सकता है। एबीओ सिस्टम के अलावा एक और बहुत जरूरी फैक्टर है आरएच फैक्टर। यही वो चीज है जो ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाती है। इसकी खोज 1940 में रीसस बंदरों पर हुए एक रिसर्च से हुई थी, और मेडिकली ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रे फैक्टर की सबसे बड़ी क्लिनिकल अहमियत प्रेगनेंसी में सामने आती है। अगर एक आरएच नेगेटिव मां के गर्भ में आरएच पॉजिटिव बच्चा है, तो मां का शरीर बच्चे के ब्लड को एक बाहरी हमलावर समझकर उस पर अटैक कर सकता है। यह एक जानलेवा कंडीशन है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक ज्योमेट्री ही तय करती है कि कौन जिएगा, किसके साथ ब्लड मैच करेगा और कौन सी संतान सुरक्षित पैदा होगी, तो हमारे शरीर में और कौन-कौन से सिस्टम हैं जो इसी तरह के अदृश्य आर्किटेक्चर के नियमों पर